हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद थोड़ा रीग्रोथ होते ही 5 से 6 महीने बाद छोटे छोटे पतले पतले बाल क्यों गिरने लगते हैं? या हेयर ट्रीटमेंट बंद करते ही बाल पतझड़ के पत्तों के जैसा क्यों गिरने लगता है? ट्रांसप्लांटेड बाल जो डीएसटी रेसिस्टेंट होता है कुछ सालों के बाद क्यों गिरने लगता है? और फीमेल में हेयर लॉस मेल के मुकाबले कम क्यों होता है? ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होगा पर आंसर नहीं मिला होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक नए थ्योरी को समझिए, सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा और आज आपको अपने हेयर लॉस से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक भी मिलेगा और फ्यूचर के हर हेयर मेडिसिन डेवलपमेंट में इस थ्योरी का बड़ा रोल होगा। आप दुनिया के किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, चाहे इंडियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, और हेयर लॉस का रीजन पूछिए, सबका जवाब एक ही होता है, डीएसटी एंड जेनेटिक्स। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूरी दुनिया में फिनेस्ट्राइड मेडिसिन यूज किया जाता है जो डीएसटी को ब्लॉक करने का काम करता है। स्कैल्प में पुअर ब्लड सर्कुलेशन को भी एक रीजन माना जाता है हेयर लॉस का। स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए मेडिसिन दिया जाता है मिनॉक्सिडिल। उसके बाद स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी जैसे फैक्टर को हेयर लॉस का रीजन बताया जाता है, उसके लिए मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दिया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद 40 to 60% पेशेंट में हेयर लॉस रुकता है और रीग्रोथ होता है, पर 4 से 6 महीने बाद छोटे छोटे पतले पतले बाल गिरने लगते हैं, डेंसिटी कम होने लगता है और ट्रीटमेंट बंद करते ही बालों का पतझड़ स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हर हेयर मेडिसिन का किसी ना किसी लेवल पर फेलियर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हेयर लॉस का कोई और भी रीजन है जिस पर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, रिसर्च नहीं किया है। क्या हमें और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत है या स्ट्रॉन्ग रिसर्च की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएसटी, जेनेटिक्स, पुअर ब्लड सर्कुलेशन के अलावा और भी कई रीजन है पर हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे और बॉल्डनेस से हमारी लड़ाई आधी अधूरी नॉलेज के बेसिस पर चल रही है, जिसके कारण हमें डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिल रही है। आप लोगों में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके बताइए। मेरे ओपिनियन में हेयर लॉस का एक बड़ा रीजन है हमारे स्काल्प का पतला होना। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अच्छी मिट्टी के पौधे ज्यादा हेल्दी होते हैं, उनसे पैदा हुए ग्रेन हेल्दी होते हैं, जबकि खराब मिट्टी के पौधे कमजोर और पतले होते हैं। हमारे बालों का पतला होने के पीछे भी यही एक रीजन है। यह एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे जैसे स्काल्प के लेयर पतले होते हैं वैसे वैसे बाल भी पतले होने लगते हैं। इस फैक्ट के पीछे साइंटिफिक प्रूफ क्या है और सॉल्यूशन क्या है? Hi, I am Dr. Ashok Sinha, hair transplant surgeon and hair expert, and you are watching India's most trusted scientific and authentic channel, Add-on Hair Care. इंडिया में हेयर रिसर्च की काफी जरूरत है और एडॉन की टीम हेयर के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता है जहां ऑथेंटिक रिसर्च हो और आपके हेयर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिले, वो भी इंडियन प्राइस में। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप सब हेयर मेडिसिन कहीं ना कहीं से परचेज करते हैं, किसी मेडिकल से, किसी ऑनलाइन पोर्टल से, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, मल्टीविटामिन, एंटी हेयर लॉस शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। आपको सिर्फ एक फेवर करना है, किसी मेडिकल से या किसी ऑनलाइन पोर्टल से परचेज करने के बजाय अब आप मेडिसिन www.addonhaircare.com से परचेज करें। इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको दो फायदा होगा। पहला, आपको इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और दूसरा, एडॉन की टीम की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट सपोर्ट भी मिलेगा जो आपको किसी मेडिकल या ऑनलाइन पोर्टल से नहीं मिलता है। और आपको तीसरा फायदा यह होगा कि इंडिया में एक बेस्ट हेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनेगा तो एक बेस्ट हेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट को डेवलप करने में सपोर्ट करें। वन मोर रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। 2012 में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट में अपना कैरियर स्टार्ट किया था। उस समय हेयर ट्रांसप्लांट में एफयूई टेक्निक का यूज ज्यादा होता था और पीआरपी एक अपकमिंग प्रोसेस था। दोनों प्रोसेस करने के दौरान कुछ पेशेंट्स में मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि हेयर लॉस के पेशेंट्स का स्कैल्प पतला हो जाता है। काफी इंटरनेशनल डॉक्टर से डिस्कस भी किया पर किसी भी डॉक्टर का इस पर कोई कॉमेंट नहीं था। पर अब धीरे धीरे इस थ्योरी के बारे में कई डॉक्टर बात कर रहे हैं। 1972 का एक स्टडी है जिसमें यह प्रूव हुआ था कि बाल्ड लोगों के स्काल्प का हर लेयर ही थिन हो जाता है और स्काल्प का न्यूट्रिशन और हेयर फॉलिकल को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। यही कारण है कि ट्रांसप्लांटेड बाल ऑल्दो डीएसटी रेसिस्टेंट होते हैं पर पतले स्काल्प पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और कुछ ही सालों में गिर जाते हैं। यही कारण है कि मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड बाल तो ग्रो करा देता है पर स्कैल्प इतना कमजोर होता है कि वो उन बालों को ना तो बड़ा कर पाता है और ना ही साइकिल कंप्लीट करवा पाता है और 2 से 3 सेंटीमीटर ग्रो होने के बाद वो बाल खुद से गिरने लग जाते हैं। क्योंकि ये सारे ट्रीटमेंट फॉलिकल के ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, स्कैल्प के थिकनेस पर नहीं, जो कि पूरे ट्रीटमेंट का सिर्फ 10% पार्ट है। जब तक बाकी के 90% ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, हेयर लॉस ट्रीटमेंट में फेलियर होता रहेगा।
इस स्टडी में यह भी देखा गया कि फीमेल का स्काल्प मेल के स्काल्प के मुकाबले ज्यादा मोटा होता है और यह कारण है कि फीमेल में हेयर लॉस कम देखा जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एलोपैथी स्ट्रीम में एक आइडिया यह है कि अगर स्काल्प के सबक्यूटेनियस लेयर जो स्किन का फैटी लेयर होता है में फैट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो स्काल्प वापस मोटा हो जाएगा और हेयर फॉलिकल की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हेयर थिक और नॉर्मल पैदा होने लग जाएंगे। बट इस थियरी में फ्लॉ है, वो ये कि ट्रांसप्लांटेड फैट थोड़े दिनों में अपने आप दोबारा बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे और वापस स्काल्प पतला हो जाएगा। दूसरा, ये ट्रांसप्लांटेड फैट जितने दिन रहेंगे उतने दिन में कितना फायदा होगा ये भी क्वेश्चनेबल है। अब बात करते हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा में एक सिमिलर थियरी है। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है अस्थिधर कला। ये सीकम के आसपास का एरिया है। यही एरिया है जो बोन मैरो को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। रॉन्ग फूड और रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण यहाँ का हीट बढ़ने लगता है और बोन मैरो का न्यूट्रिशनल सप्लाई कम हो जाता है और आयुर्वेदा में बालों को बोन का उपधातु कहा जाता है। बोन मैरो कमजोर होने के कारण स्काल्प के स्किन का 4 लेयर गायब या कमजोर होने लगता है और फिर पतले स्काल्प से पतले पतले बाल पैदा होते हैं और धीरे धीरे बॉल्डनेस आने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर स्काल्प थिन होने लगता है तो क्या उसे वापस ओरिजिनल थिकनेस पर लाया जा सकता है? यस, लाया जा सकता है, पर वो एक काफी डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका 40 डेज में ऐसा रिजल्ट आया है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, पर आप सबके लिए एक अलग मैसेज है जिस पर अगर आप काम करें तो स्काल्प को पतला होने से बचा सकते हैं और बॉल्डनेस को अवॉइड कर सकते हैं। वो काम है इंटेस्टाइन और बोन के हेल्थ पर ध्यान देना। ये कैसे करेंगे? इंटेस्टाइन के हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए पहला, मैदा और शुगर का उपयोग बंद कर देना। दूसरा, एवरीडे 40 मिनट्स एक्सरसाइज। तीसरा, अपने वजन से 10 गुना फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेवन, जैसे अगर आपका वेट 60 किलो है तो 600 ग्राम फ्रूट और 600 ग्राम वेजिटेबल और सलाद खाना। और चौथा, जल्दी सोकर सनराइज तक उठना, जिससे मेलाटोनिन का सिंथेसिस ज्यादा होने लगता है। जबकि बोन हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए हर दिन 20 मिनट का सन बाथ जरूरी है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। पहला, 21 भावना से बनाया हुआ अम्लाकी रसायन का यूज। भावना देना एक आयुर्वेदिक प्रोसेस है जो मेडिसिन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा, श्यामा भृंगराज का टैबलेट। और तीसरा, अच्छी क्वालिटी का त्रिफला के सेवन से इंटेस्टाइन और बोन के हेल्थ को भी इंप्रूव किया जा सकता है और स्काल्प को पतला होने से रोका जा सकता है। सो अभी हमें जरूरत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की नहीं है जो सिर्फ फॉलिकल के ग्रोथ पर ध्यान दे, बल्कि स्काल्प के थिकनेस को बढ़ाने वाले रिसर्च की जरूरत है। जितने भी मेडिसिन जैसे RCH, स्टेम सेल, ब्रिजला, वे316606 हेयर फॉलिकल के ग्रोथ को कंसीडर करके बनाया जा रहा है, वो ना तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देंगे और न ही परमानेंट हेयर ग्रो करा पाएंगे, बालों को मोटा और लंबा नहीं बना पाएंगे। जब तक हम स्काल्प के थिकनेस को इंप्रूव नहीं करेंगे, हेयर ट्रीटमेंट में स्ट्रगल चलता रहेगा। जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उन पर ध्यान दें और अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें, विल बी हैप्पी टू आंसर।